महंगाई का दबाव हो या ग्लोबल अनिश्चितता, जब जब बाजार डगमगाता है, सोना और चांदी निवेशकों का भरोसा बनते हैं। लेकिन बदलते दौर में सवाल ये है कि फिजिकल गोल्ड या सिल्वर नहीं, क्या अब ईटीएफ है सबसे स्मार्ट रास्ता? रिकॉर्ड रैली के बीच गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ क्यों बने हैं निवेशकों की पहली पसंद? कम लागत, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और आसान ट्रेडिंग ईटीएफ निवेश को कितना फायदेमंद बना रहा है, आज इस शो में यही हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, सबसे पहले उनके बारे में आपको बता दूं, चिंतन हरिया हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट है आईसीसी प्रू एमसी से। नितिन केडिया है, केडिया फिनकॉर्प के फाउंडर है, और साथ ही आगे हमारे साथ दिनेश सोमानी भी होंगे प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। आज हमने विषय इसलिए चुना है कि लोगों को आसान लगता है ईटीएफ में निवेश करना, क्योंकि वो एक हैंडी होता है, एंट्री और एग्जिट आसान होती है, स्टोरेज कॉस्ट की चिंता आपको नहीं होती है, जीएसटी नहीं देना पड़ता है, और कहीं आपको स्टोर्स में जाने की जरूरत है, कभी भी आप मोबाइल के जरिए भी, अपने डीमैट के जरिए कभी भी खरीद बिक्री कर सकते हो। तो ये तमाम जो आसानी होती है, उस वजह से भी लोग गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके बाद इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी है, वो भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के रिटर्न कैसे रहे हैं। पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर 76 से 77% का रिटर्न दिख रहा है यहाँ पर। ज़्यादातर क्योंकि यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस को ही ट्रैक किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंसेस अलग अलग फंड हाउसेस के नहीं रहेंगे। तो 76 टू 77% का एक साल का रिटर्न है, और 3 साल का जो CAGR है, जो एनुअल रिटर्न है, वो 35% के आसपास का है। तो एक दमदार रिटर्न कह सकते हैं गोल्ड जैसे एसेट क्लास के हिसाब से। लेकिन अब सवाल है कि क्या इस तरह की तेजी आगे भी जारी रहेगी, और इस प्रोडक्ट के साथ और कौन कौन से रिस्क जुड़े हुए हैं? चिंतन हरिया जी से सबसे पहले समझते हैं। चिंतन जी, आप सबसे पहले बताइए, क्या गोल्ड ईटीएफ को लेकर सबसे बड़े रिस्क क्या लगते हैं जो इन्वेस्टर यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं? एक प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर आपको कौन कौन से रिस्क आपको लगता है कि यहां पर है और उसे समझने की जरूरत है किसी भी निवेशक को? तो विश्वा जी, हमने बहुत टाइम से बात की है गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के बारे में। अगर हम रिस्क बात करें, राइट, सो एक पहला रिस्क जो होता है कि क्या वो फिजिकल गोल्ड से बैक्ड है, तो बिल्कुल फिजिकल गोल्ड से बैक्ड है, वो उसका ऑडिट भी किया जाता है। पर जो सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, क्या वो जो गोल्ड में पैसा लगा रहे गोल्ड ईटीएफ में, उसके पीछे वो फिजिकल गोल्ड है कि नहीं है। तो इसके पूरे जो मापदंड है वो सेबी ने तय किए हैं, और जो भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो वो रिस्क म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते हैं। दूसरा रिस्क ऑफ कोर्स प्राइस रिस्क होता है कि अगर सोने के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में घटे तो आपका जो निवेश है वो घट भी सकता है। तो बढ़ने के वक्त बढ़ता है, घटने के वक्त घटता है, तो अंडरलाइन के साथ आपका चलता है। तीसरा रिस्क ये होता है कि अगर जो हमने अक्टूबर के महीने में देखा था, कोई कारणवश गोल्ड की सप्लाई में डिले हो गया या गोल्ड सप्लाई नहीं आया, तो आप देख सकते हो कि जो फिजिकल स्पॉट गोल्ड है उसके साथ साथ ईटीएफ के भाव भी जो एक्चुअल अंतरराष्ट्रीय गोल्ड है उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो आप अगर गोल्ड की किल्लत के वक्त गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हो तो ईटीएफ का जो एनएवी होता है उससे प्रीमियम पर ईटीएफ बाजार में ट्रेड होता है। ये जो सबसे बड़ा रिस्क होता है ईटीएफ प्रीमियम पे ट्रेड होना, ये आपको ध्यान में रखना है। हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल ईटीएफ्स है, और अक्टूबर के महीने में सिल्वर ईटीएफ और शायद गोल्ड ईटीएफ भी प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे थे। तो आप जितना गोल्ड के दाम है उससे ज्यादा ईटीएफ में पे कर रहे हैं। इससे आप अगर बचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई बड़े रिस्क आपको उसमें गोल्ड ईटीएफ में है रिलेटिव टू फिजिकल गोल्ड। नितिन जी, आप हमेशा ईटीएफ को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, कई बार आपने हमें उस तरह के सवाल भेजे भी है। आपको क्या लग रहा है, क्या सबसे बड़ी दिक्कत है इंडियन गोल्ड ईटीएफ्स की? आपको लग रहा है कि प्राइस जो अंडरलाइंग गोल्ड के प्राइसेस है उसके हिसाब से चलती है? एक तो चिंतन जी ने सामने से इन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में प्रीमियम है उसकी, ये इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ पे प्रीमियम अगर दिखता है तो उस वजह से भी वो स्प्रेड दिखता है। उसके अलावा और कौन कौन से चैलेंजेस और दिक्कतें आपको दिखती हैं? विश्वनाथ जी, जब भी आप फिजिकल गोल्ड लेने जाते हैं ना, तो ऑलमोस्ट आपको एक ही प्राइस मिलता है। अगर आप ईटीएफ के प्राइसिंग देखेंगे, सबसे पहले तो सपोज एक पर्टिकुलर निपॉन के ईटीएफ में आप एंटर करके, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है निपॉन इंडिया ईटीएफ, तो आप उसको सस्ता देख के इन्वेस्ट करके, उसमें कहीं भी डिस्क्लेमर नहीं चलता है कि ये जो प्राइस है वो जीएसटी उसमें इंक्लूड नहीं है, या बाकी किसी में जीएसटी इंक्लूड है। 12-15 ईटीएफ के अंदर हर एक का डिफरेंट प्राइसिंग, हर एक का डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न।
हर एक उसमें मतलब इन्वेस्टर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है सबसे पहले। तो कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है प्राइसिंग को लेके कि कल इन्होंने किस भाव पे गोल्ड खरीदा था, वो इनकी सबकी वेबसाइट्स में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट इतने वोलेटाइल है कि शाम को किसी समय अगर मान लीजिए 7 बजे ट्रंप ने बोल दिया कि बॉस ऐसा होने वाला है, तो 7 बजे आप दुनिया का मतलब आप किसी भी कोने में रहें, आप ईटीएफ को नहीं बेच सकते। लेकिन अगर फिजिकल गोल्ड आपके पास है और दुनिया के किसी भी कोने में आप हैं, तो वो फिजिकल गोल्ड को आप बेच सकते हैं, नंबर 2। नंबर 3, रिटर्न्स में हम ये मान सकते हैं ट्रैकिंग लॉस होता है ईटीएफ के अंदर, किसी का 3.6, किसी का 3.7, किसी का 3.5 हो सकता है। बट जब मैं इधर पिछले 2 महीने से कंटिन्यूस ईटीएफ को ट्रैक कर रहा हूँ, तो मैंने ये जो वेरिएशन देखी है वो 3.2 से लेके 4.1% तक देखी। देखिए चिंतन जी, यहाँ पे वो सिर्फ आईसीआईसीआई की बात कर सकते हैं, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। लेकिन ये जो बाकी ईटीएफ है, क्योंकि एक जो आम इन्वेस्टर है उसको ये चीज समझ में नहीं आती है, उसको तो जो उसका ब्रोकर बोलता है या जो उसको जहां से उसका म्यूचुअल फंड एडवाइजर बोलता है, वो उस पर्टिकुलर ईटीएफ में एंटर कर जाता है। लेकिन उस ईटीएफ में एंटर करने के बाद उसका ट्रैकिंग लॉस उसको सामने से कभी नहीं आता है। दूसरा, उसको ये नहीं पता चलता है कि उसने जिस एनएवी में परचेस किया है उसके सामने उस पर्टिकुलर ईटीएफ हाउस ने कितने में परचेस किया। तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है ईटीएफ के अंदर। और यही एक कारण है कि हमने हमारी एसोसिएशन ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के माध्यम से इन्वेस्टर्स से ये बोला है, आप ईटीएफ में तभी इन्वेस्ट करें जब आप उनको मेल डालें और उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि आपको ये प्राइसिंग मिल रही है। नहीं मिल रही है तो बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिए। आप एमसीएक्स में भी अगर बाय करते हैं तो आपके कॉमलेस अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली गोल्ड और सिल्वर आ जाते हैं, जिसको आप चाहें तो डिलीवरी भी ले सकते हैं और आगे आने पे बेच भी सकते हैं। और जगह जगह ज्वेलर्स आपकी सेवा के लिए अवेलेबल है, जो रात को 12 और 2 बजे भी आपका गोल्ड या सिल्वर जो है वो आपसे खरीद सकते हैं। विश्वमोहन जी, चिंतन जी, अब वो एक तो टाइमलाइन की बात उन्होंने काफ़ी जायज़ बात है, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड है और जब मार्केट में अब एंट्री एग्जिट आसान तो हम कह रहे हैं, लेकिन क्या एग्जिट आसान है क्या? अगर रात में किसी को बेचना है, जब बाजार आपका 11:30 बजे तक खुला हुआ है, तो हम अगर ईटीएफ उस समय नहीं बेच पा रहे हैं तो ये तो दिक्कतें हैं। फिर तो आप गैप अप या गैप डाउन की संभावनाएं अगले दिन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, प्राइस के जो वेरिएशंस हैं, जो अलग अलग प्राइसेस दिखते हैं, अलग हर एमसी के अलग प्राइसेस दिखते हैं। हालांकि हर एमसी से मैं आपकी तुलना नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो इंडस्ट्री के जो कॉमन चैलेंजेस हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे चिंतन जी? तो दो काफी स्पष्ट प्रश्न उठाए गए हैं ईटीएफ्स के बारे में। तो पहली बात तो जो टाइमिंग की बात कही, अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ हलचल होती है वो 3:30 के बाद होती है, तो वहां पर गैप डाउन होता है, तो आपके जो ज्वेलर है या फिर आपका जो फिजिकल गोल्ड है वो आप बेच पाएंगे, नो डाउट। पर हम जो भी निवेशकों को देखते हैं जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो शायद उतने ट्रेडिंग माइंडसेट के नहीं होते कि उनको इमीडिएटली कुछ बेचना या लेना होता है। एसेट एलोकेशन के ऊपर हमेशा हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो उस एसेट एलोकेशन के हिसाब से 7 से 8% गोल्ड और 4 से 5% सिल्वर जनरली हम कहते थे। अभी गोल्ड प्लस सिल्वर, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था, 10% होना चाहिए। अभी जो दूसरा सवाल उठाया गया है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्राइसिंग, तो पहली बात, रेगुलेटेड एंटिटी है ईटीएफ्स, और अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जो भी निवेशकों को निवेश करना है, जो आईनैव होता है, यानी कि जो लैंडेड कॉस्ट होता है उसका जो कन्वर्जन करके जो आईनैव आता है, हर एएमसी के अपने वेबसाइट पे आईनैव दिया जाता है कि कितना इस ईटीएफ का भाव होना चाहिए आमतौर पर, और उस ईटीएफ का भाव आप आईनैव चेक करके ट्रेड कर सकते हैं। तो एज फार एज रिटर्न्स आर कंसर्न और जो कॉस्ट की बात करें, तो आई एम श्योर फिजिकल मार्केट में भी कुछ कॉस्ट होते होंगे जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते होंगे या फिर निवेशकों को नहीं पता होंगे। पर ये फिजिकल और ईटीएफ की बात नहीं है। अगर निवेशकों को गोल्ड और सिल्वर में निवेश, तो जिस भी माध्यम से करें, अपना एसेट एलोकेशन मेंटेन करें। ईटीएफ के माध्यम से उनको लेना बेचना, खास करके छोटे निवेशकों को, अगर उनको 100, 200, 500 रुपए का भी लेना है तो वो आसान हो जाता है, फिजिकल बैक्ड है। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है फिजिकल और ईटीएफ की। जहां पर भी निवेशकों को निवेश करना है वो कर सकते हैं, वहां पे जिनको उनकी रुचि हो, जहां पर उनको आसान लगे। शुक्रिया जी। दिनेश सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ईटीएफ को लेकर आप किस तरह से देखते हैं इस वॉलेटाइल मार्केट में, निवेशकों के लिहाज से आप इस प्रोडक्ट को किस तरह से वॉच कर रहे हैं और कौन सी बड़ी चिंताएं आपको यहाँ पर ईटीएफ में नजर आती है? जी बिल्कुल, जैसे केडिया जी ने कहा कि डिफरेंट रेट्स है, वही एक बड़ी चिंता का विषय है। बाकी मुझे लगता है कि ईटीएफ एक अच्छा जरिया है, जो आप घर बैठे गोल्ड खरीद सकते हो, गोल्ड बेच सकते हो, उसमें ट्रेड भी कर सकते हो, उसमें निवेश भी कर सकते हो। इससे ज्यादा बेटर जो स्कीम थी वो गवर्नमेंट की गोल्ड बॉन्ड की थी,
जहां पर निवेश के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलता था और साथ ही साथ आप उसको एज ए कोलेटरल भी यूज करते थे। मुझे हालांकि जानकारी नहीं है कि ईटीएफ को भी एज ए कोलेटरल यूज करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ईटीएफ से कहीं ज्यादा बेटर थी। लेकिन जिस हिसाब से रिटर्न्स अभी आए हैं ईटीएफ में, मुझे लगता है कि शायद ये काफी ज्यादा अच्छी स्कीम है और यहाँ पर निवेश निरंतर बढ़ते जाएगा। ओवरऑल अगर आप 2020 से 2024 देखो तो जितना निवेश ईटीएफ में हुआ था इन 4 सालों में, वो मात्र 2025 के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ही हुआ था। तो ओवरऑल यहाँ पर निवेश कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है जो नेक्स्ट जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, जो इन्वेस्टमेंट में ज्यादा विश्वास रखती है, वो ईटीएफ की तरफ उनका झुकाव निश्चित तौर से ज्यादा रहेगा। नहीं तो एक फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ ये कदम है, दायरा बढ़ रहा है। और जो चैलेंजेज होती है, हमारा मुद्दा यही है कि यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं, यहाँ पर कैसे इंडस्ट्री को बेहतर बना जाए और क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं रोज यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उनकी तरफ से अगर फीडबैक अगर इंडस्ट्री को मिल रही है तो उन्हें पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। और हालांकि आपने काफ़ी इस पर अपने खुल के राय दे भी रहे हैं। नितिन जी, और आपको कुछ चैलेंजेस लगते हैं और जो चिंतन जी ने जो जवाब दिया आप उससे संतुष्ट है, या अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाएंगे शो को। देखिए, ओवरऑल तो जो चिंतन जी ने कहा मैं उनसे एग्री करता हूँ कि पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। पर यहाँ तक दो बातें हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, तो 38,000 करोड़ का सर 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गोल्ड ईटीएफ के अंदर केवल 2025 में हुआ है। अगर इसका 15% भी मान लीजिए ऐसा है आदमी जो निकलना चाहता है किसी नेगेटिव न्यूज पे, तो वो लगभग 6,000 करोड़ हो जाता है। और 6,000 करोड़ अगर इस तरह की वोलेटिलिटी रिस्क के अंदर आता है तो आई थिंक यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जो समय समय पर कहा जाता है कि जीएसटी का लॉस है, अगर मान लीजिए हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जो ईटीएफ वाले हैं उनकी बात मान भी लें तो लगभग 1.25% के आसपास साल का चार्ज पड़ता है। तो अगर मान लीजिए 3% का आपको इधर लॉस भी है और आपने 10 साल के लिए गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है, तो लगभग 12% आपके जो यूनिट है साल दर साल मिला के 10 साल बाद वो कम हो जाते हैं। तो देखिए, बेटरमेंट की बात करेंगे किसी भी लिहाज में, तो फिजिकल जो हमारे दुकानदार भाई अपनी दुकानों के माध्यम से बेचते हैं, तो सोना तो देखिए सोना है, उसका कोई जोड़ नहीं है। और इस समय पूरी दुनिया में पेपर वर्सेस रियल गोल्ड की लड़ाई चल रही है और रियल गोल्ड जो है वो उसमें जीत रहा है। सर, उस कॉस्टिंग की अगर बात करेंगे, आप ये यहाँ पे ज्वेलरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी बात जायज हो सकती है, लेकिन अगर आप देखें तो स्टोरेज कॉस्ट भी होता है, जीएसटी भी होता है। हम हमेशा आपको चिंता रहती है कि कोई चोरी ना हो जाए, तो वो रिस्क तो वहाँ भी मौजूद रहते हैं। तो इस तरह के कुछ रिस्क तो गोल्ड ईटीएफ के साथ भी रहेंगे ही। चलिए, उस पे ना इंश्योरेंस आ चुका है। अब आज की डेट में दुकानदार से जब ग्राहक लेके जाता है ना, तो ग्राहक उसको केवल रास्ते के लिए नहीं इंश्योर करता, 1 साल तक उसके घर पे जो सोना रहने वाला है उसको भी इंश्योर करता है कि अगर 1 साल के अंदर उसके घर में चोरी हो जाएगी तो भी वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू वो इंश्योर करा के देता है। और साल दर साल इस इंश्योरेंस को जो है वो रिन्यू करा सकता है, जो कस्टमर है वो उसको रिन्यू करा सकता है। और रही स्टोरेज कॉस्ट की बात, तो आज हम और आप जो मध्यम वर्गीय घर है वो अपने घर में अगर रखते हैं तो उसकी क्या स्टोरेज कॉस्ट है, कोई बहुत बड़ी स्टोरेज कॉस्ट नहीं। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के मार्केटिंग की जाती है, तो उसमें जो हमारा छोटा दुकानदार भाई है जो बेचारा मार्केटिंग नहीं जानता है, वो असली सोना जो मतलब हाथ में होता है, जिसकी चमक और धमक होती है, वो सामने नहीं आ पाता है। ओके, चलिए इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि ये लंबी बहस का मुद्दा है और आपके भी कुछ यहाँ पर ये हैं कि आप इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री के बारे में भी बातें रखना ज़रूरी है। लेकिन ये पूरा इकोसिस्टम का पार्ट है और फाइनेंशियलाइजेशन की भी ज़रूरत है। जिनको जो प्रोडक्ट सूट कर रहा है उनके हिसाब से वो खरीद सकते हैं। चिंतन जी, एक चीज़ और, यहाँ पर इस बात को भी लास्ट टाइम भी बातचीत हो रही थी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ से, तो वो कह रहे थे कि अगर गोल्ड ईटीएफ को अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री से लिंक कर दिया जाए, अगर गोल्ड ईटीएफ के जरिए अगर गोल्ड ज्वेलरी अगर मिल जाए, इस तरह के अगर इनिशिएटिव्स अगर इंडस्ट्री में लिया जाए, इनोवेटिव प्रोडक्ट को लाया जाए, तो गोल्ड ईटीएफ का भी दायरा बढ़ेगा और ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। क्या इस तरह की इनोवेशंस की जरूरत है क्या इंडस्ट्री में? विश्वमोहन जी, अगर सिंपली बात करें तो अगर आज आप गोल्ड ईटीएफ बेचते हो या सिल्वर ईटीएफ बेचते हो तो कल आपके पास उसका पैसा आ जाएगा और फिर आपको जो फिजिकल ज्वेलरी खरीदनी है आप खरीद भी सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिंपल इन्वेस्टमेंट में कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत है। इनोवेशंस आर ऑलवेज वेलकम, पर ये जो कनेक्ट है बिटवीन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और फिजिकल इन्वेस्टमेंट, उसको अलग रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ज्वेलरी में अलग अलग डिजाइन होती है, अलग अलग कंपनियां होती है, अलग अलग टेस्ट होते हैं निवेशकों के। तो आप सिंपली अगर निवेश कर रहे हो गोल्ड में लंबी अवधि के लिए, आपको 5 साल बाद सपोज किसी की शादी में ज्वेलरी चाहिए, आपने निवेश किया, 5 साल बाद आपने उसमें से
पैसा निकाला, दूसरे दिन आपके ETF का पैसा आ जाता है, आप उसमें से गोल्ड ज्वेलर के पास जाके खरीदिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो गोल्ड इकोसिस्टम, अगर ETF बढ़ता है या फिजिकल बढ़ता है तो पूरे गोल्ड इकोसिस्टम को फायदा होता है, सिल्वर इकोसिस्टम को फायदा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो आप वहाँ पे इन कैश करा के भी खरीद सकते हैं, 24 कैरेट के भाव तो वहाँ पर मिल ही रहे हैं। लेकिन नितिन जी, एक छोटा जवाब आपका मैं इस पे चाहूँगा। आपको लग रहा है कि ये फिजिबल है क्या कि गोल्ड ETF को अगर ज्वेलरी से अगर लिंक कर दिया जाए, उस प्राइसेस पे आप जो भाव चल रहे हैं उस हिसाब से आप ज्वेलरी डिलीवरी ले पाएँ, इतना फिजिबल लग रहा है आपको, या इंडस्ट्री में इतना आसान होगा क्या? देखिए, इकोसिस्टम के अंदर अगर एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ जोड़ा जाता है तो वो पूरे गोल्ड इकोसिस्टम के लिए अच्छा है। बट ना ये मेरे हाथ में है, ना चिंतन भाई के हाथ में है। ये अल्टीमेटली रेगुलेटर को डिसाइड करना, और रेगुलेटर को इसके लिए हम टाइम टू टाइम जो है वो रिप्रेजेंटेशन देते रहे। मेरा मानना है कि एक स्टेपिंग स्टेप के तहत अगर मान लीजिए जो ETF के प्राइजेस है वो MCX के प्राइजेस के साथ लिंक हो जाए, तो आई थिंक ETF इन्वेस्टर्स को जो ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम आता है प्राइस के अंदर या डिफरेंट ETFs के अंदर जो प्रॉब्लम आता है वो कुछ हद तक दूर हो सकता है। बट आई थिंक मेजर गोल्ड की जहां तक हम बात करें, चाहे वो ETF है, चाहे फिजिकल है, या डेरिवेटिव है, या स्पॉट एक्सचेंज है, तो हर तरफ एक मेजर रिफॉर्म की जरूरत है। एंड दीज ऑल रिफॉर्म्स विल नॉट हैपन इन वन डे। इसमें रेगुलेटर को ही आगे बढ़ के कुछ ना कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। है एक बड़े रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, ताकि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो और चीज़ें आगे बढ़े। और इस तरह के जो विचार है आपस में एक दूसरे के आदान प्रदान से ही चीज़ें आगे बढ़ती है, और फीडबैक के आधार पर ही इंडस्ट्री भी डेवलप होती है और पॉलिसी मेकर्स भी इसी के आधार पर डिसीजंस लेते हैं। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सिल्वर ETF की बातचीत होगी और साथ साथ बातचीत करेंगे प्राइसेस को लेकर भी, क्योंकि भाव जिस तरह की दमदार रैली दिखी है, आगे यहाँ से किस तरह के और आगे चाल दिखेंगे, कौन से फंडामेंटल्स होंगे जो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को और ड्राइव कर सकते हैं, या आपके लिए बड़ा रिस्क क्या है, ये चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। सोने और चांदी के ETF पर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं अपने मार्केट एक्सपर्ट से। और चलिए, अब निवेशकों के लिहाज से भी एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में आपको गोल्ड या सिल्वर ETF रखना है तो उसका कितना परसेंटेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हमेशा से क्रिएट होता है। सोमानी सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर किसी को पोर्टफोलियो में सिल्वर ETF रखना है, गोल्ड ETF रखना है, फिजिकल में बाइंग करनी है, तो किस तरह का परसेंटेज होना चाहिए, क्या बैलेंसिंग होना चाहिए, और आगे जाकर आप गोल्ड और सिल्वर ETF में किस तरह के रिटर्न आते हुए देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा फंडा तो इसमें काफी ज्यादा क्लियर है। योर एज डिवाइडेड बाय 2, इतना परसेंटेज आपका बिलियंस में इन्वेस्टेड होना चाहिए। मतलब जैसे अगर इफ इज समवन इज 50 इयर्स ऑफ एज तो 25% उसका एलोकेशन होना चाहिए। तो अभी सिल्वर ETF के लिए अगर ETF से कोई निवेश करता है तो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको अपफ्रंट सामने बायर सेलर मिलते हैं, लिक्विडिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है और आपके लिए एग्जिट भी काफी आसान है। बल्कि अगर आप फिजिकल में खरीदते हो तो बायर के डिफरेंट रेट्स होते हैं और सेलर के डिफरेंट रेट्स होते हैं, और बायर सेलर में जो स्प्रेड है ये काफी ज्यादा होता है जब ये मार्केट 3 लाख के आसपास आ जाता है। अर्लियर ये स्प्रेड काफी कम होता था, जिस भाव में आप बाय करते थे मार्केट रेट से बिक जाता था। लेकिन अभी की सिचुएशन में अगर आप बाय करने जाओ तो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, और आप उसी सिल्वर को सेल करने जाओ तो आपको सस्ता मिलेगा। ETF और फिजिकल में ये मेजर मुझे एक ड्रॉबैक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। नितिन जी अभी लगातार यहाँ पे प्रमोट कर रहे थे ज्वेलरी इंडस्ट्री को। नितिन जी, ये एक बड़ा बैकअप है, मैंने खुद ग्राउंड टेस्टिंग की है। जब आप खरीदे तो कोई और भाव और सेल के लिए कुछ और भाव देते हैं, और डिस्काउंट पे रहते भाव। चांदी में तो काफी मेजर डिस्काउंट पे सेल के भाव थे दिवाली के दौरान। मैं खुद की ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहा हूँ सर, इस पर आप क्या कहेंगे नितिन जी? सर, कल 3:30 बजे से लेके अभी तक चांदी के दाम MCX के अंदर और फिजिकल मार्केट में 6.5% बढ़ चुके हैं। और अब आपकी स्क्रीन में नहीं आ पाएगा, मगर ये मेरे हाथ में मोबाइल है और इसमें सारे गोल्ड ETF लिस्टेड हैं जो 4.5 से 4.79% बढ़े हैं। तो 2% होता है सर 3 लाख के भाव पे 6,000 रुपए। आज की डेट में आप किसी भी बुलियन वाले के पास जाएंगे तो 3,000 रुपए के डिफरेंस पे बाय सेल हो रहा है। और ये जो बाय सेल का इम्पैक्ट है ये ETF को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली ETF भी जो है वो फिजिकल में ही गोल्ड जो है सिल्वर को खरीदता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो बिड आस्क का स्प्रेड है ये केवल फिजिकल में। फर्क सिर्फ इतना है कि ETF चूंकि होलसेल में खरीदते हैं तो उनका बिड आस्क थोड़ा कम होता है, और रिटेल वाला चूंकि छोटी क्वांटिटी में लेता है तो उसका बिड आस्क बड़ा होता है। पर कल 3:30 बजे से आप अभी तक का मूवमेंट देख लीजिए, उसमें लगभग 6 से 6.5% चांदी के दाम बढ़े हैं, और ETF आप अभी भी इस समय भी कोई उठाएंगे तो वो 4.7% आ रहा है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ बिडास का फर्क है, जो बिडास का फर्क आपको देखने को मिलता है, और ये किसी भी मार्केट में होता है। अब चूंकि जो फिजिकल मार्केट होता है ये उतना लिक्विड नहीं होता है,
जितना आपके MCX के मार्केट होते हैं, तो इसलिए ये डिफरेंस आपको नजर आता है। लेकिन कल और आज में भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे फिजिकल के अंदर जो है वो ज्यादा पैसा बना है। और अगर फ्रेश खरीदारी की बात करूं तो MCX से 9,000 रुपए नीचे प्लस GST के भाव पे आज भी चांदी मिल रही है। यानी चांदी फिजिकल के अंदर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से सस्ती आज की डेट में हाजिर के अंदर अवेलेबल है। जी बिल्कुल। चिंतन सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जो सिल्वर ETF रहता है इसमें इतनी वॉलेटिलिटी क्यों रहती है? इनके अगर देखा जाए तो इसके पीछे क्या कारण है? काफ़ी वॉलेटाइल रहता है ये। तो अगर हम सिल्वर मार्केट की बात करें तो जो टोटल सिल्वर विश्व में अवेलेबल है वो गोल्ड से करीबन 10% ही है। तो अगर गोल्ड 20 या 25 ट्रिलियन डॉलर का अवेलेबल है तो सिल्वर 2.5 to 4 ट्रिलियन डॉलर का अवेलेबल है। तो सिल्वर की जो जनरल ट्रेड होती है विश्व में वो काफी कम है गोल्ड से, और उसके कारण जनरली जब सिल्वर में एक भाव आता है, लोगों का एक सेंटिमेंटल बूस्ट आता है, तो एक बड़ा स्पाइक आता है। हमने 1979-1980 के टाइम में भी देखा है, वो 2010-11 में भी देखा जब सिल्वर $50 के आसपास था, और अभी $50 क्रॉस होने के बाद करीबन $90 के आसपास सिल्वर आया है। तो सिल्वर क्योंकि एक ऐसा कमोडिटी है जिसका ट्रेडिंग गोल्ड जितना नहीं है, तो इतना सारा पैसा जब उसमें आ जाता है ग्लोबली और लोकली भी, अगर ETF में पैसा अगर हम देखें तो लोगों का एक रुझान बढ़ता है, तो सिल्वर की वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो सिल्वर ज्यादा तेजी से बढ़ता भी है, और हमने 1980 और 2011 में देखा भी है कि वो ज्यादा तेजी से गिर भी जाता है। तो निवेशकों से एक यही हम आशा करेंगे कि अपना जो एसेट एलोकेशन है उसको ऊपर ध्यान दे, और स्पेसिफिकली जब भाव बढ़ते हैं तभी आप खरीदते हो तो जो रिस्क है आपका बढ़ जाता है। तो एसेट एलोकेशन के हिसाब सवाल से एक मेरे दर्शक पूछ रहे हैं, वक्त कम है। चिंतन जी, एक छोटा सा सवाल है दर्शक का, भी उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि ETF में प्रीमियम चल रहा है, क्योंकि आइडियल जो प्राइस होना चाहिए ETF का वो एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी पता नहीं चलता और वो काफी वैरी करते हैं। इस सवाल का इस दर्शक को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? संक्षिप्त में जवाब देना चाहूंगा। पहली बात, हर एक AMC का जब ETF आता है तो उसके साथ उनका इंडिकेटिव NAV उनके वेबसाइट पे आता है, तो INAV। तो जिस भी AMC का आप निवेश करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी AMCs के रिटर्न में ज्यादा अंतर नहीं है, तो प्राइसेस में अंतर है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। जो रिटर्न्स है उसको आपको अगर चेक करना है, उसको आपको एफिशिएंटली इन्वेस्ट करना है, तो जो इंडिकेटिव NAV है उसको देखिए और इंडिकेटिव NAV के आसपास आप निवेश कीजिए। जो लिक्विड ETFs है उसमें आपको नॉर्मली इंडिकेटिव NAV के आसपास ही ETF रहता है, और वो इंडिकेटिव NAV एक्चुअल मार्केट में जो फिजिकल दाम है उसका एक रूपांतर रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है निवेशकों को देखने के लिए। तो आप जितने अलग अलग AMCs है उनके भाव कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर एक AMC का जो लॉन्च डेट है वो अलग है, और उसके कारण जो उनका ETF का प्राइस है वो अलग है। आप सिर्फ फोकस कीजिए कि इंडिकेटिव NAV जो AMC के वेबसाइट पे आता है उनके ETF का, उसका और उनके ETF का जो ट्रेड है वो कितना अंतर है, और उस हिसाब से आप अगर ट्रेड करेंगे तो आपको सही दाम भी मिलेंगे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आप ओवर पे कर रहे हो कि अंडर पे। चलिए अवि जी, आपको ये जवाब मिल गया होगा, वक्त बहुत कम है। सबसे पहले सोमानी जी आप बता दीजिए, गोल्ड और सिल्वर कितनी गिरावट की आशंका अब आगे यहां से आपको लग रही, कितना डाउनसाइड रिस्क है? छोटा जवाब सर। शमोन जी, गिरावट कहना तो अभी गुनाह ही हो गया है, गिरावट की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगा के उसमें ट्रेड करना चाहिए। जैसे गोल्ड है तो मुझे लगता है कि 1,42,000 का स्टॉप लॉस लगा के उसको निरंतर फेल करते रहना चाहिए, और वही मुझे लगता है कि सिल्वर अगर है तो 2,81,000 का स्टॉप लॉस लगा के उसको फेल करते रहना चाहिए। नितिन सर, आपसे जानना चाहती हूँ, गोल्ड और सिल्वर दोनों में कितना डाउनसाइड रिस्क आप यहाँ पर देख रहे हैं और कितनी तेजी आना अभी बाकी है? मैम देखिए, सिल्वर ने जो है जब भी अपना एक नया हाई लगाया वहां से 10 से 12% का करेक्शन दिया है, तो 12-15% की रेंज है। इसीलिए हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं लोगों को कि लीवरेज प्रोडक्ट से दूर रहें और जितना हो सके वो फिजिकल के अंदर इन्वेस्टेड है। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि अब 4220 4250 का इंटरनेशनल मार्केट में और 1,36,000 1,37,000 का इंडियन मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। वक्त बहुत कम है, हमारी लिमिटेशंस है, बहुत सारे सवाल रह गए हैं, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादातर सवालों के जवाब दिए। हमारे दर्शकों को ETF को लेकर गाइड भी किया, फिजिकल मार्केट को लेकर गाइड किया और आखिरी में जाते जाते प्राइस को लेकर भी बता दिया। इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। मुझे और तृप्ति को भी इजाज़त दीजिए। नमस्कार।